जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू टेस्ला एकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, और ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज़ एज पर द क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले हम समझते हैं फंक्शन क्या होता है। तो आप देखेंगे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन विच वन इज अज्यूम टू बी डिपेंडेंट एंड अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने वैसे पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में इक्वेशंस ऑफ लाइन, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप जो प्लॉट करते थे ग्राफ पे, क्वाड्रेटिक वाला पढ़ा होगा आपने। तो वो एक फंक्शन हुआ करते थे। उधर क्या होता था, हमारा एक y होता था और इधर लिखा हुआ होता था कुछ इक्वेशन आपकी इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पे ये जो लिखा होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या होता था, फंक्शन। इसको हम अभी डिफाइन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसमें दो वेरिएबल होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम दो वेरिएबल होते हैं फंक्शन में। तो ये जो पहला वाला है जो एक्स लिखा हुआ है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट, है ना, लिखा हुआ है वैसे तो। और ये कौन सा है आपका, डिपेंडेंट। क्या मतलब है इसका, कि अगर आप देखेंगे आपको y का वैल्यू कब मिलेगा, जब आप यहाँ पे कोई ना कोई x की वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ पे आपके पास फ्रीडम किस चीज़ की है, x की वैल्यू पुट करने की। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, y का वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब आपको याद रखना है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके लिए हम डिफाइन करते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है, वो हर वैल्यू जो आपका x ले सकता है जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन है। फिर दूसरा होता है आउटपुट, उसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज वो सारी वैल्यू जो आपका फंक्शन की वैल्यूज आ सकती है एक्स की वैल्यू पुट करने पे। तो ये डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, कि आपने एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किया है। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, तो आपको ऑब्वियस सी बात है आप चाहेंगे कि बाद में बैंक से पैसा निकालें, और हमारी एक्सपेक्टेशन भी ये होती है कि हम क्या करें, कुछ इंटरेस्ट उससे गेन कर लें। तो मान लीजिए कि आप बैंक में हर महीने आपकी सेविंग का 1,000 रुपये जमा करते हैं, पॉकेट मनी का, है ना। तो उस पर क्या होगा, बैंक आपको क्या देगा, एक इंटरेस्ट रेट देगा, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक इंटरेस्ट रेट बैंक देगा। साथ में आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा बैंक में छोड़ना भी पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जब कुछ समय बाद आप पैसा निकालेंगे तो आपने जो इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिला, साथ में टाइम भी लगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिटर्न आया वो किस किस का फंक्शन हुआ, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, और रिटर्न इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। सपोज करो कि बैंक ने एक बार इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया, तो फिर आपका जो रिटर्न है वो किसका फंक्शन बचेगा, अकेला टाइम का। तो जितनी ज़्यादा टाइम के लिए आप पैसा बैंक में छोड़ेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो मल्टीपल होता जाएगा। मैं आपको इसको रियल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ना। जैसे ये देखिए, ये एक SIP कैलकुलेटर है ना, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या इन्वेस्टमेंट के लिए काम में आता है, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए हाइप, है ना। तो जैसे मान लीजिए आप हर महीने जमा करते हैं, आप ऑब्वियस सी बात है बैंक तो कम देता है, तो आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं अच्छी जगह, तो मान लेता हूँ मैं कि ऑन एन एवरेज आप 50% निकाल लेते हैं, थोड़े से स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो। और ऐसा आप करते हैं कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो रिटर्न आएगा, है ना, वो कितना आएगा, वो आया 2.8 लाख। आपने इन्वेस्ट कितना किया, 1.2 लाख 10 सालों में, है ना। अब मान लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे क्या करें, जो रिटर्न है आपका दैट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम को चेंज कर देता हूँ, सपोज करो मैं इसको 10 की जगह कर दूँ 20 साल, तो क्या होगा उस केस में, उस केस में जो मेरा पैसा था, जो पहले कितना बन रहा था, 2.4 समथिंग बन रहा था, है ना। अब वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारा ऑलमोस्ट 15 लाख, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिटर्न जो है हमारा दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ, रिटर्न इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए, अगर अगर आपको अभी भी लगता है कि ऐसा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, एक और बार टाइम की वैल्यू चेंज करते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे अब मैं 20 की जगह 50 साल के लिए छोड़ देता हूँ पैसा। तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिटर्न है वो कितना हो गया, 14 करोड़ हो गया, है ना। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो बढ़ता जाएगा। सपोज़ करिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इसको मैं 15 की जगह 18 कर दूँ, आप बहुत अच्छे से इसको करते हैं, सपोज़ करिए। तो आपके पास वही जो पैसा है, क्योंकि अब इंटरेस्ट जो रिटर्न है आपका दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो वो क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज़ करिए आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, 18 की जगह एक काम करता हूँ 19% कर देता हूँ, तो अभी आपके 51 करोड़ आ रहा है ना। तो अब कितने आएंगे, अगर हम देखें 1 साल जस्ट बढ़ाने पे, सीधा सीधा आपको कितना बढ़ गया, ऑलमोस्ट 30 करोड़, है ना। मात्र 1% चेंज से आप 1% चेंज और देखिए, तो 1% और चेंज करते हैं हम इसमें,
तो आप देखेंगे आपका कितना हो गया 123 करोड़ रुपए। वहीं आप सोचें अगर आप वॉरेन बफेट की स्टाइल में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो कितना हो जाता 301 करोड़ रुपये आप 50 साल में कमा सकते हैं मात्र हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके। बट इट डिपेंड्स ऑन बोथ द थिंग्स, व्हाट इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम। तो आई होप आपको समझ में आया हुआ ये। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपका है टाइम पीरियड दैट इज़ द डिपेंडेंट, और यहाँ पे ये और ये हमने फिक्स करके रखा है। मान लो ना हमको पता है कि हमको इतना लेना है इंटरेस्ट से, तो यहाँ पे जो रिटर्न आएगा आपका सिंपली किसका फंक्शन आने वाला है, टाइम पीरियड का। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको मिलेगा तो, है ना, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा ना, तो कैसे यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन क्या है कि रिटर्न आना एक्चुअली में हमारा दैट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम एंड इंटरेस्ट रेट, है ना। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर दें एक बार, तो वो सिर्फ फंक्शन किसका बचेगा, टाइम का। तो जो टाइम होगा वो होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो रिटर्न होगा आपका दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक म्यूजिक प्लेयर है, तो उसमें आप कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, तो उसमें सॉन्ग प्ले कौन सा सुनाई देगा आपको, जो उसमें आप प्ले करेंगे। तो यहाँ से आप क्या देंगे उसमें, यहाँ पे आप देंगे उसमें एक इनपुट, है ना, इसका कुछ फंक्शन होगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक आउटपुट, और यहाँ से हमारा क्या गया, इनपुट। तो जैसा आप सॉन्ग प्ले करेंगे ऐसा ही उस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग आपको सुनाई देगा। क्लियर ना। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि जो आपके सॉन्ग्स के जो कोड्स हैं या जो भी इसकी बिट्स हैं उसको किस में कन्वर्ट करना, साउंड्स में कन्वर्ट करना। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट म्यूजिक प्लेयर। अब हम इसको एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ना, जो आपने आपके जूनियर क्लासेस में देखा होगा, 10th क्लास में आपने इसको काफ़ी अच्छे से समझा होगा। तो मैं वापस से आपको समझाता हूँ, है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप समझिए, तो ये जो है पहला, ये क्या है आपका, समझना है हमको कि ये क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। वहीं आप देखेंगे एक्स स्क्वायर क्या है, या एक्स स्क्वायर तो फंक्शन है हमारा, दिस इज एफ ऑफ एक्स। और ये जो एक्स है ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ देंगे वो किसकी देते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की देते हैं ना। तो आप एक टेबल बनाते थे, थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप एक्स लेते थे, यहाँ पे लेते थे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपने जीरो पुट किया तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और फिर हम ये क्या करते थे, यहाँ पे एक पॉइंट लिखते थे एक्स कॉमा वाई, तो ये आ गया जीरो कॉमा जीरो। सिमिलरली यहाँ वन पुट करें तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, वन का स्क्वायर इज वन, तो ये आ गया वन कॉमा वन। ऐसे यहाँ टू पुट करें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर इज फोर, सो टू कॉमा फोर। ऐसे ही माइनस वन पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस वन का स्क्वायर इज वन, तो माइनस वन कॉमा वन। ऐसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस टू, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, सो माइनस टू कॉमा फोर। अब जब मैं ये जो वैल्यूज़ है इसको हम क्या करते थे, फिर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते थे। ऐसा एक एक्सिस लेंगे और यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे, वन टू थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन टू थ्री फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, सो ऑन। अब अपनी ज़रूरत है उतना हमने लिख लिया। अब पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लॉट करते हैं ना। तो पहला पॉइंट कौन सा है मेरा, जीरो कॉमा जीरो, तो वो यहाँ बनाया। दूसरा पॉइंट कौन सा है, वन कॉमा वन, तो वो यहाँ बनाया। तीसरा पॉइंट कौन सा, टू कॉमा फोर, तो वो यहाँ कहीं बनाया। ऐसे ही एक और पॉइंट कौन सा, माइनस वन कॉमा वन, तो वो कहाँ बनाया, यहाँ बनाया। एक और पॉइंट कौन सा, माइनस टू कॉमा फोर, तो वो कहाँ बनाया, यहाँ बनाया। अब जब भी कभी मैं इस कर्व को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा, इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो ये फंक्शन, इस फंक्शन ने किया क्या है एक्चुअली में, इस फंक्शन ने क्या किया कि हमने जो भी इसको इनपुट वैल्यूज़ दी उन सबका इसने क्या किया, स्क्वायर किया। तो इस फंक्शन का यही काम है, आप उसमें जो भी वैल्यूज डालेंगे उसका क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम। तो जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है ए वॉल्यूम v ऑफ ए बॉल सॉलिड स्फीयर, इसको मान सकते हैं, ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय फंक्शन v ऑफ r इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 5 मीटर इज। तो इसमें क्या बोल रहे हैं आपसे कि आपका जो वॉल्यूम है दैट इज अ फंक्शन ऑफ r, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब r इक्वल टू कितना दिया आपको, यहाँ पे r इक्वल टू आपको दिया 5, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ हम पुट कर देंगे r इक्वल टू
5। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 5 का क्यूब, दैट इज़ 500 पाई/3। यूनिट भी साथ में लिख सकते हैं चाहे तो, मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको वॉल्यूम जो था रेडियस के फंक्शन में दिया, इसलिए हमने वॉल्यूम निकाल दिया। अगर मान लीजिए वहीं आपको दिया होता कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस एंड इट इज़ इक्वल टू 4πr² फॉर सॉलिड स्फीयर, और आपसे पूछते कि r बराबर 5 पे सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, तो हम क्या करते, a इक्वल टू 5, a r की जगह 5 पुट करते, 4π इंटू 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है ये मेरा। तो आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 3, और आपसे कुछ वैल्यूज़ पूछा है ना, f(0), f(1), f(x²), f(x+1) एंड f(1). तो हम एक एक करके करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शन लिख लेता हूँ जो मुझे दिया है। फंक्शन क्या दिया, फंक्शन मुझे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3। पूछा क्या है हमसे, एफ ऑफ 0। तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू क्या है 0। तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर दो 0, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 3। ऐसे ही आपसे पूछा एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट किया इन्होंने 1। तो हम भी क्या करेंगे, जहाँ पे x दिखेगा वहाँ क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही इन्होंने पूछा एफ ऑफ x², तो यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर देंगे x² से। तो हम भी क्या करेंगे, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या कर देंगे x² पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका x⁴ + 3। फिर आपसे क्या पूछा है एफ ऑफ x+1, तो फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे इस बार हम x+1। तो पुट करिए x+1 का होल स्क्वायर + 3। आप चाहें तो इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, x² + 2x + 1 a + b का होल स्क्वायर लगा के, और ये आपका क्या आ जाएगा x² + 2x + 4। सिमिलरली आपसे पूछा है एफ ऑफ 1, तो इससे पहले आप क्या करिए ना, एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए एक बार, चाहे तो 1 भी निकाल सकते हैं पर ये लिख देते हैं पहले। तो वो क्या होगा, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा मैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर + 3, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, तो वो क्या होगा x² + 3, राइट, का स्क्वायर + 3। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ ब्रैकेट को, तो क्या मिलेगा मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3 का होल स्क्वायर + 3। अब मेरे को क्या करना है, 1 की वैल्यू निकालनी, चाहे तो आप इसको ओपन कर लें, चाहे तो सीधा वैल्यू पुट कर दें। मैं इस बार सीधा वैल्यू पुट करूँगा, है ना, क्योंकि पूरा ओपन नहीं करना चाहते हम, बहुत टाइम लगेगा। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर + 3 इस 4 का स्क्वायर इज 16 + 3 = 19। तो इस तरीके से हमको जब भी फंक्शन दिया हो तो हम उसकी अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले एंगल को समझना जरूरी है। तो एंगल को डिफाइन कैसे किया होगा, तो एंगल को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या करते हैं हम कि एक आर्क लेंथ लो और उस सर्कल का, जिस सर्कल की वो आर्क है उसकी रेडियस से उसको डिवाइड कर दो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक सर्कल है पूरा, ये इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की आर्क लेंथ मुझे पता है AB, तो थीटा कितना होगा यहाँ पे हमारा, थीटा जो हमारा होगा दैट इज़ दिस आर्क लेंथ अपॉन दिस रेडियस। तो ये आर्क लेंथ लिख दिया मैंने, अपॉन क्या कर दिया रेडियस लिख दिया। मान लीजिए किसी केस में ये जो आर्क लेंथ है ये किसके बराबर हो जाए, आर के बराबर। तो ये आर्क लेंथ हमने किसके बराबर कर दिया, आर के बराबर। तो यहाँ पर जो थीटा अब हम डिफाइन करेंगे, थीटा वही होगा आर अपॉन आर, जो कि क्या आएगा 1, तो उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। तो यहाँ पे हमने यूनिट क्या करी, यूनिट यहाँ पर हमने यूनिट कौन सी यूज़ करी, रेडियन। तो हम फिजिक्स में जब भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जब भी आपको करना होगा तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी यूनिट यूज़ करने वाले हैं, रेडियन में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है बड़े अच्छे से ना, कि हम फिजिक्स में रेडियन में यूज़ करेंगे। हाँ ये जरूर है कि जब भी आपको नेविगेशन करना होता है, किसी को बताना होता है, तो वहाँ पर हम रेडियन यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ अ डिग्री। तो आप ये मान सकते हैं कि एक पूरा सर्कल ले लीजिए, मान लीजिए ना, तो सर्कल को कंप्लीट करने में एक पूरा 2π का एंगल लगता है ना। और वहीं अगर आप देखें उसका अगर डिग्री में हम बात करें तो 360 डिग्री होता है। तो हमको क्या होता है ना, इसको कन्वर्जन करना आना चाहिए, वो बड़ा सिंपल है। थीटा इक्वल टू फॉर कंप्लीट साइकिल इज 2π एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं बोल सकता हूँ 1 रेडियन क्या होगा, अगर 2π में 360 डिग्री होता है तो 1 रेडियन में कितना होगा
360/2 पाई दैट इज़ 180/पाई। तो यहाँ से हमको अप्रोक्सीमेटली मिलता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। ऐसे अगर मान लीजिए हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 360 डिग्री में कितना होता है 2 पाई, तो 1 डिग्री में कितना होगा 2 पाई बाई 360, तो वो हमने लिख दिया पाई बाय 180, तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 0.02 रेडियन। जब भी कभी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी कभी रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 80/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा ना। तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, तो आपको क्या करना है, इनको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। काफ़ी ईजी है। कैसे करेंगे डिग्री से रेडियन में, तो आपको पता है क्या करना है, 45 डिग्री दिया है आपको थीटा का वैल्यू। तो जब भी इस डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप सोचिए कि देखिए ऐसा सोच के देखिए कि रेडियन कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, डिग्री कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। इसे इसको याद कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू 45 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, कितना आ जाएगा वो हमारा पाई बाय 4, 1/4 पाई बाय 4 आ गया, राइट। तो थीटा ये जो आएगा हमारा दैट इज पाई बाय 4। ऐसे हम 60 डिग्री के लिए करेंगे तो क्या होगा 60 इंटू पाई बाय 180 दैट इज पाई बाय 3। ऐसे ही 135 के लिए करेंगे तो 135 इंटू पाई बाय 180, 45 से जाएगा ये, है ना, तो कितना आएगा 3 पाई बाय 4। फिर 270 इंटू पाई बाय 180, कितना आ जाएगा ये 3 पाई बाय 2, सिंपल कन्वर्जन 330 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, है ना। कट कर दो उसे, 30 से जाएगा 6 टाइम्स, 30 से जाएगा 11 टाइम्स, तो ये आएगा 11 पाई बाय 6। तो इस जब भी कभी आपको एंगल डिग्री में दिया हो तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं इस तरीके से। आइए अब कुछ एंगल्स को हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने डिग्री से रेडियन में किया, अब रेडियन से डिग्री में करते हैं। तो रेडियन से डिग्री में क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको रेडियन से डिग्री में करना, डिग्री वाली टर्म ऊपर आना चाहिए। तो जब भी कभी आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाला टर्म क्या आना चाहिए आपका ऊपर, और रेडियन वाला टर्म क्या आना चाहिए नीचे। बड़ा सिंपल, क्योंकि पाई से पाई काटना भी तो है ना, तो बड़ा सिंपल तरीका है, इसको ऐसे लॉजिकल याद रख सकते हैं ना। तो अब मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं पाई बाय 3, और किसका मल्टीप्लाई कर दूँ भाई 180/पाई का, कितना आ गया ये 60 डिग्री। ऐसे ही मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पाई बाय 3, कितने का मल्टीप्लाई करना है 180/पाई, पाई से पाई, 3 से 60, कितना आया 120 डिग्री। ऐसे यहाँ पे कहते हैं थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6 इंटू 180/पाई, पाई से पाई चला गया, 6 से कितने 3 टाइम्स 30, तो 7 किया 21, 210 डिग्री। देन थीटा इक्वल टू 4 पाई इंटू 180/पाई, कट गया, कितना आएगा 720 डिग्री। थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 4 इंटू 180/पाई, पाई से पाई चला गया दैट इज़ 45 इंटू 5 इज़ 225। जब हम एंगल लेते हैं तो उनको हमको मेज़र भी करना होता है ना। तो कोई सा एक एंगल 60 है 30 है, तो मेज़र कैसे करेंगे, किस तरफ पॉजिटिव माने किस तरफ नेगेटिव माने। तो हमने क्या किया, एक क्लॉक को पकड़ा, है ना। तो ये क्लॉक आप देख रहे हैं तो कैसे घूम रही है, इसकी जो डायरेक्शन है ये क्लॉक वाइज है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो भी हमारा क्लॉक वाइज रोटेशन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लॉक वाइज, तो उसको हम क्या मानते हैं नेगेटिव मेजर। और जो भी एंटी क्लॉक वाइज होता है उसको हम क्या मानते हैं पॉजिटिव मेजर। जैसे कि ये कैसा रोटेशन है हमारा एंटी क्लॉक वाइज, है ना। तो ये सब के सब पॉजिटिव एंगल, जितने भी एंगल हमारे कितने क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज, तो इसका मेज़र कैसा होगा हमारा नेगेटिव मेज़र। ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, और ये एक एंगल बनाया मैंने, दिस इज़ 120 डिग्री। क्या लगता है प्लस होगा क्या माइनस होगा, बिकॉज इट्स एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो इट इज़ अ माइनस। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन लिया और यहाँ पे एक एंगल बनाया मैंने, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से मुझे कहाँ जाना पड़ा, इस तरफ जाना पड़ा, है ना। तो हमेशा मेजर के लिए रेफरेंस कौन सी यूज़ करेंगे हम एक्स एक्सिस, वहीं से हमको पूरा मेजर करना है। तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा, कौन सा होगा प्लस, बिकॉज इट्स अ एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने फंक्शन समझ लिया, अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो देखिए एक मान लीजिए एक सर्कल है आपका ना, इस सर्कल में हमने एक रेडियस बनाया, रेडियस को हमने नाम दे दिया हाइपोटेनियस।
फिर एक एक्स एक्सिस के साथ में इसका जो एंगल है उसको नाम दिया थीटा। तो थीटा के जो सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं अपोजिट टू द थीटा, दैट इज अवर परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जो थीटा से लगी हुई साइड है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड ना, या फिर बेस। तो हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं इसको हम यूज़ करते हैं एज ए परपेंडिकुलर, और इसको हम यूज़ करेंगे एज ए बेस। ये जो सर्कल की हमारी रेडियस है इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। तो आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा करते थे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये लिखा हुआ है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज साइन थीटा। और साइन थीटा को हम बोल सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिमिलरली आप कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 1 अपॉन सेक थीटा। Similarly, tan theta is equals to perpendicular upon hypotenuse or opposite side upon adjacent side, na, perpendicular upon base. So if we write perpendicular upon base, then it is a tan theta, and if we write base upon perpendicular, then it is a cot theta. तो आपको इन सब की वैल्यूज याद होगी ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 एंड साइन π/2 या 90 की 1। और कोस के लिए हम क्या करते हैं, इसको जस्ट उल्टा करके लिख देते हैं, और 10 के लिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे कि एक मैं आपको ना ये ट्रिग्नोमेट्री समझाने के लिए एक सिमुलेशन दिखाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ साइन फंक्शन, है ना, और यहाँ पे हम कुछ स्पेशल एंगल ले लेते हैं जिनका वैल्यूज़ आपको याद है। तो यहाँ पे हम लेते हैं साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। अगर हम बात करें साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पे ये साइन थीटा वर्सेस थीटा का कर्व, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगा हमारा किसका आएगा, ये साइन 30 का कितना होगा ये वैल्यूज़, तो इसको हम बोल सकते हैं ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ आएगा ये कितना होगा, 1/2। ऐसे अगर आप वापस से एंगल चेंज करते हैं 45 पे आ जाइए, तो 45 पे कितना होगा, 1/√2। सिमिलरली 60 डिग्री पे आप देखेंगे तो कितना होगा, √3/2। सिमिलरली अगर आप देखेंगे इसमें 90 डिग्री पे तो कितना आता है वैल्यू, 1। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू दैट इज साइन 90 इज 1। सिमिलरली आप कोस का देखिए, तो कोस में क्या होगा, 90 पे तो होता है कितना, 0, ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको। फिर अगर हम बात करें 60 की तो 1/2, बात करें हम 45 की दैट इज़ 1/√2, और यहाँ पे अगर हम देखें 30 की तो ये कितना आता है हमारा, √3/2। अब ये ऐसा वैल्यूज़ आता क्यों है ना, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, हम डिवाइड क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा के लिए, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा के लिए। तो आप इसमें देख रहे होंगे जैसे जैसे आप इस तरफ आ रहे हैं ना, तो आपका क्या हो रहा है, बेस का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, हाइपोटेनियस का वैल्यू तो फिक्स है बिकॉज इट्स अ वैल्यू ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे हमारा एंगल कम होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही कॉस 0 पे आते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम 1। ऐसे हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा 0 पे 0 होता है, 30 पे आपको पता है 1/√3, 45 पे 1, 60 डिग्री पे √3 और 90 पे नॉट डिफाइन। तो आपको अच्छे से याद है ना ये। अब जो ये चीज़ें तो आपने 10 तक पढ़ी हैं, अब जो हमको समझना है वो इसके आगे का समझना है ना। तो हमारा जो एंगल है हम कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करते हैं उसको, तो ये जो यहाँ से था 0 से 90 के बीच में, या 0 से π/2, अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें एक एंगल कहाँ से आएगा, 90 से आगे आएगा, 90 से जाएगा कहाँ तक, 180 डिग्री तक, या हम बोलें π/2 से पाई तक। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये एंगल जाता है 180 डिग्री से लेकर तो 270 तक, यहाँ या हम बोलें इसको पाई से लेकर तो 3π/2 तक। सिमिलरली अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, या हम बोलें 3π/2 से 2π। तो इसमें एक रूल होता है जो हमको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं कास्ट रूल, है ना। बड़ा सिंपल है, सी मीन्स कॉस या कोसाइन फंक्शन, ए मीन्स ऑल साइन कोस एंड टेन, एस मतलब साइन और टी मतलब
10। अब इसको हम समझते हैं क्या मतलब है ना इसका। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन हैं, साइन हो, कोस हो या टेन हो, सबका वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोस और टेन क्या होगा आपका, नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है अकेला और साइन और कोस क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ कोसाइन फंक्शन ही अकेला क्या होगा, पॉजिटिव, और बाकी साइन और टेन क्या होंगे यहाँ पे हमारे, नेगेटिव फंक्शन। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे साइन फंक्शन लेता हूँ तो मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो बढ़ा के देखते हैं, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। फिर और आगे हम जाते हैं तो भी क्या वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव। आगे जाते हैं तो भी क्या आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन लगातार वैल्यू अब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं लगातार वैल्यू घट रहा है। तो आपको याद रखना नहीं, स्टैंडर्ड एंगल है। तो हमारे जो वहाँ से वैल्यू बढ़ी थी 0 से लेकर 90 तक, तो 90 से लेकर 180 तक लगातार वैल्यू क्या होगी, उसी इंटरवल में लगातार घटेगी। तो ऐसे आप जाएंगे सीधा 180 पे, तो कितना हो जाएगा, 0। तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन की जितनी वैल्यूज आई सारी की सारी क्या आई, पॉजिटिव आई। ऐसे ही आप जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो जैसे हम साइन 210 डिग्री पे जाते हैं तो -1/2। ऐसे ही हम और आगे बढ़ाते हैं 225 -1/√2। आगे बढ़ाते हैं आप 245 -√3/2। ऐसे ही अगर आप जाएंगे मान लीजिए यहाँ पर आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता रहेगा। और फिर फाइनली कहाँ पहुँच जाएंगे हम, 0 पे। तो ऐसे हम इस वैल्यूज़ को देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कोस की, तो एक बार हम कोस को देखते हैं ना। तो कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दिख रहा होगा आपको, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रहा है। लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं हम, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ गया, -1/√2। यहाँ पे क्या जाएगा, -√3/2। ऐसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमको पता है कि साइन क्या, कोस क्या होता है हमारा, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें 10 की, तो हमको पता है 10 जो फंक्शन होता है हमारा, टेंजेंट फंक्शन जो होता है, वो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी में नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं वैल्यूज़, ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। फिर यहाँ पे लगातार घटना शुरू होगा बट इन नेगेटिव, विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार वैल्यूज इसका चेंज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पॉजिटिव है और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव। आपको सिमुलेशन समझ में आया होगा और आप खुद भी जा इसको ट्राई करना चाहें तो मैंने यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है, आप इस पर जा करके चेक कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे एनिमेशन सिमुलेशंस मिल जाएंगे जिसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं हमको फाइंड आउट करना होता है तो कैसे करते हैं ना। तो इसमें आपको क्वाड्रेंट तो समझा दिया कि 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करेंगे, तो इन्हीं किसी 4 क्वाड्रेंट में से हमारा जो एंगल होगा वो आएगा। तो आपने जब क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया तो हमने यहाँ पे कॉस टूल डिफाइन किया था, जो मैंने आपको समझाया अभी वही मैंने वापस से रीराइट किया। तो आप देख सकते हैं कॉस पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव एंड 10 पॉजिटिव। बाकी जो इनके अलावा जो उसमें होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया ना, वो क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। फिर दूसरा क्या करना है, आपको देखना है एंगल। तो एंगल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मान लो इफ़ एंगल इज n पाई प्लस माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो वही फंक्शन आएगा जो कि पहले था। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपके सामने साइन 135 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 180 माइनस 45, है ना। 180 माइनस 45 कितना होता है, 135 भी होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 45। अब यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये हम डिसाइड करेंगे इसके क्वाड्रेंट से। यहाँ पे साइन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 से 180 के बीच में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस साइन 45 डिग्री। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 1/√2। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कोस 150 डिग्री। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस 30 डिग्री। तो ये इसको हम बाद में क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 है तो ये कॉस 30 हो जाएगा। अब ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में।
सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो माइनस √3/2। ये किस सिमिलरली मान लीजिए अगर आप एंगल को इस फॉर्म में लिखते हैं 2n+1 π/2 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जिसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे वो कौन सा फंक्शन होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कैसे, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वापस से इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, वही एंगल लेते हैं पहले वाली 135 डिग्री, तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट द कोस, सॉरी, इसको मैं बोल सकता हूँ साइन 90 + 45 डिग्री। अब आपको पता है जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट होगा 90 है ना, या फिर 270, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारा जो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोस, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, कोस 45 डिग्री। अब आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे साइन माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो वो कैसे लिखेंगे, साइन कौन से क्वाड्रेंट में, साइन है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, तो +1/√2। सिमिलरली आप वापस हम चेक करते हैं कोस 150 डिग्री के लिए, है ना, तो कोस 150 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 90 + 60 डिग्री। अब आपको पता है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा इसका, साइन 60। अब यहाँ पे साइन यूज़ करना, माइनस यूज़ करूँ या प्लस यूज़ करूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कोस कौन से क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे 150 डिग्री जो आता है ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, हमारा फंक्शन जो होता है वो होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे प्लस यूज़ ना लगे क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव। तो क्या आ गया, माइनस साइन 60 इज √3/2। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, तो आपको क्या ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 120, तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 180 - 60, तो क्या हो जाएगा ये साइन 120 होगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 लिख सकता हूँ, प्लस या माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में तो आई विल यूज़ प्लस साइन, तो कितना आएगा ये √3/2। सिमिलरली कोस 135 लिखा है ना, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोस 90 + 45, तो कोस 90 + 45 में क्या आएगा, साइन 45। फर्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव, कितना आ जाएगा, -1/√2। यहाँ पर देखते हैं कोस 210 डिग्री, तो इसको लिख सकता हूँ कोस 180 + 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, कोस 30। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, माइनस, एंड कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। सिमिलरली 210 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 180 + 30, तो कितना हो जाएगा ये 10 30 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या यूज़ करेंगे, प्लस, है ना, तो टी कितना आ जाएगा 1/√3। सिमिलरली कोस 225, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वापस से, या तो लिख दूँ कोस 180 + 45, या फिर लिख दूँ कोस 270 - 45, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। चलिए इस बार कोस लिखते हैं, कोस 270 - 45 डिग्री। तो आपको पता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आना चाहिए, वो क्या होगा हमारा, साइन 45। कोस कौन से क्वाड्रेंट में इस टाइम पे, थर्ड में, थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, -1/√2। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है साइन 330 डिग्री, तो साइन 330 का वैल्यू कितना होगा, साइन, या तो आप लिख दीजिए 360 - 30 या 270 + 60, जो भी आप चाहें, है ना, तो दोनों केस में आपको पता है कैसे आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्या सेम फंक्शन आएगा मेरा, तो क्या लिखूँगा, साइन 30 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में मेरा ये वाला एंगल 330 आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, -1/2। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी है कि कैसे ये जो वैल्यूज़ हैं वो आती हैं 0 से लेकर 180 तक, चाहे तो आप 360 तक भी बना सकते हैं। मेन जो आपको याद रखना है 0 से लेके 90 के बीच में याद रखना है ना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस टेबल में आप देखेंगे 37 और 53 का मैंने वैल्यूज़ दिया हुआ है, तो
तो ये क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिक्स में बार बार ये जो वैल्यूज़ है वो हम यूज़ करेंगे, हर बार यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए कि ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल का ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ये साइड 3, ये साइड 4 और ये साइड 5। तो इसको जो सामने इसको परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं, सेम वैल्यू मैच करेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा, 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो कॉस थीटा होगा वो कितना होगा, 3/5। और जो टेन थीटा होगा वो कितना होगा, 4/3। तो जिस केस में ये वैल्यूज़ आती हैं, इस केस में ये थीटा जो होता है हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखना है कितना होगा, 53 डिग्री। और मान लीजिए वहीं क्या होता है, इस एंगल को हम मानते हैं, लेट्स से दिस इज θ2 बोल देता हूँ मैं। यहाँ पे जो साइन θ2 आता है वो क्या आता, 3/5। कोस θ2 आता वो कितना आता, 4/5। और टेन θ2 कितना आता, वो आता आपका 3/4। तो इस केस में जो हमारा एंगल यूज़ हुआ है वो कौन सा एंगल यूज़ हुआ है, 37 डिग्री। और इसको हम फिजिक्स में बार बार यूज़ करेंगे ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। तो आप ये वैल्यू याद रखिएगा, 37 की और 53 डिग्री की। आइए अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ना। ये आपने वैसे 10th क्लास में यूज़ किया है, फिर भी मैं आपको इसको क्विकली एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ ना। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल लिया हमने, ठीक है, आपको पता है ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस थ्योरम पता है हमको, p² + b² = h², डिवाइड बाय h², यहाँ पे बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, p² / h² + b² / h² = 1। और आपको पता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा, sin² थीटा प्लस बेस अपन हाइपोटेन्यूस cos² थीटा = 1। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट टाइम आप क्या करिए, इसको चाहें तो आप किससे डिवाइड कर दीजिए, b² से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप b² से डिवाइड करेंगे तो आपको अगला आइडेंटिटी मिलेगा, वो क्या आएगा आपका। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार, p² / b² + b² / b² = 1 एंड h² / b²। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर क्या होता है, tan² थीटा प्लस 1 = हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दैट इज sec² थीटा। तो ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 2। सिमिलरली आप क्या करिए, इसको एक बार डिवाइड कर दीजिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये 1 + बेस² अपॉन p² = h² अपॉन p²। तो यहाँ से जो आपका आइडेंटिटी बनेगा वो क्या बनेगा, 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 3। और इनको आपको याद रखना ना, ये कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी, हो सकता है मे बी दिस इज़ न्यू फॉर यू, बट आपको इनमें से कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो याद रखना है ना, स्पेशली मैं मार्क कर देता हूँ। तो एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन। तो इतनी आइडेंटिटीज़ काफ़ी हैं आपको याद करने के लिए। तो आपको याद रखना है sin α + β = sin α cos β + cos α sin β। सिमिलरली sin α - β क्या होगा sin α cos β - cos α sin β। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस आया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आया। वहीं आप कोस के फंक्शन में देखेंगे तो cos α cos β माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, sin α sin β। सिमिलरली cos α - β = cos α cos β प्लस यहाँ माइनस है तो साइन उल्टा यूज़ हुआ ना, प्लस sin α sin β। और tan α + β = tan α + tan β अपॉन 1 माइनस tan α tan β। और मान लीजिए कि कभी ये होता है कि यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाए आपका, यहाँ पे प्लस की जगह आ जाता है मान लीजिए माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो आइए हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने अभी फॉर्मूले से पढ़े हैं। तो साइन α + β और a + b = sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं ना, मान लीजिए आपको वैल्यूज़ निकालना हो साइन 75 डिग्री का, तो हमारे पास तो कोई ऐसा टेबल है नहीं जो हमने याद किया हो। तो इसमें हम क्या करते हैं,
हम लिखते हैं साइन 75 को मैं लिख सकता हूँ क्या 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो पहले वाले को हम मान लेते हैं ए और दूसरे वाले को मान लेते हैं बी। तो इस केस में ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब आपको इनकी वैल्यूज़ पता है कैसे पुट करते हैं हम, तो इनका वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम सिंपली। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, कोस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस कोस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3√3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये वैल्यू आ गया हमारे साइन 75 का। अगर हमको कोस 75 का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कोस 75 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जैसे हमने अभी किया था ना, तो मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ फॉर्मूले में, कोस ए कोस बी, तो कोस 45 कोस 30 डिग्री माइनस साइन 45 साइन 30 डिग्री। यहाँ पे हम इनका वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना आएगा 1/√2, ये आएगा √3/2। तो इसको सीधा लिख देता हूँ √3/2√2। सिमिलरली यहाँ पे आएगा ये 1/√2 और 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2√2। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो मुझे मिलेगा √3 - 1/2√2। तो ये किसका वैल्यू आ गया कोस 75 का। सिमिलरली जब माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 डिग्री को लिख सकता हूँ आइदर 60 - 45 या फिर 45 - 30। तो कोई सा भी आप यूज़ कर लीजिए, मैं यूज़ कर लेता हूँ कोस 60 - 45। तो कितना हो जाएगा ये कोस 60 कोस 45, कोस 60 का वैल्यू 1/2, कोस 60 का वैल्यू कोस 45 का वैल्यू 1/√2। सिमिलरली साइन 60 का वैल्यू √3/2 और जो साइन 45 उसका वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। साइन 75 डिग्री का वैल्यू था वो किसका आया कोस 15 डिग्री का, आना भी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री है। जो साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमने निकाला नहीं, लेकिन जो आएगा वो किसका बराबर होगा कोस 75 डिग्री के। सिमिलरली मान लीजिए हमें वैल्यू निकालना है साइन 2a का, तो वो क्या होगा साइन a प्लस ए। तो आपको फॉर्मूला पता है, उसी में हमको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। क्या हो गया आपका ये 2 टाइम्स साइन ए कोस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, इट्स इम्पॉर्टेंट ना, हम इसको हर चैप्टर में यूज़ करेंगे। सिमिलरली आपको पता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो सिमिलरली क्या करिए यहाँ पे a इक्वल टू बी पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कोस ऑफ 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a। आपने यहाँ पे क्या किया, दोनों जगह क्या वैल्यू पुट कर दिया a पुट कर दिया। तो ये जो आइडेंटिटी है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ और फॉर्मेट है ना, वो हम कैसे निकालते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक बार कोस को रिप्लेस कर दीजिए, एक बार साइन को रिप्लेस कर दीजिए। तो पहले हम साइन को रिप्लेस करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और इस वैल्यू को, ये जो वैल्यूज़ आई हमारी, इसको हम कहाँ पुट कर देंगे साइन की जगह पे। तो क्या आ जाएगा ये कोस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो एक जैसी टर्म है उनको हम ऐड कर देंगे, तो 2 कोस स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1। तो ये एक और आइडेंटिटी आ गया आपका। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप यहाँ पे रिप्लेस करते कोस स्क्वायर ऑफ ए को, तो वो क्या होता है 1 माइनस
साइन स्क्वायर है। और हम क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यूज है कहाँ पुट कर देते हैं, कोस की जगह पे। तो क्या आता है उस केस में मेरा ये, तो उस केस में मेरा आता है कोस 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए तो पहले से है, तो कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल के 3 साइड्स होती हैं, नाम देते हैं ए बी और सी। इसके सामने वाले जो एंगल होते हैं ए, इसका सामने वाला एंगल बी, इसके सामने वाला एंगल सी। तो साइन रूल आपका ये बोलता है कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जब मैं आपको फोर्स पढ़ाऊँगा तो उसमें एक लेमिस थ्योरम पढ़ाऊँगा जिसमें हम इसी रूल का यूज़ करने वाले हैं। ऐसे ही हमारा एक और रूल होता है, इसको हम बोलते हैं कोसाइन रूल, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इसका मैं वेक्टर में ही सबसे पहले यूज़ करूँगा। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है आपसे, मान लीजिए एक ट्राइंगल है जिसके साइड है ए बी और सी, इसके एंगल ए, ये एंगल बी और ये वाला एंगल सी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो ए का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ए। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसका स्क्वायर निकालना तो इसका और इसका सम, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इनके बीच का एंगल, राइट। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या कर सकते हैं, ये सब समझने के बाद में एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा, और कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।